नमस्कार साथियों, कैसे हैं? एक बार सभी बच्चे बताएंगे कैसे हैं आप सभी। मैं अश्वनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। सभी बच्चे क्लास से यहाँ पर जुड़े। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं क्या क्या चीज़ें आज हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे इंटरनेशनल जर्नलिज्म डे इज सेलिब्रेटेड? 2 मई, 3 मई, 4 मई या 5 मई? तो पत्रकारिता दिवस हम किस दिन मनाते हैं ये एक बार सभी बच्चे बताने का प्रयास करेंगे। और एसएससी एमटीएस वाले बच्चे विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में डेज से क्वेश्चंस जरूर पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो डेज वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, उनको बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चंस को समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखिएगा, 1997 से प्रतिवर्ष यह दिवस 3 मई को मनाया जाता है। कब हम मनाते हैं? 3 मई को इसको मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है ना। कब? 3 मई में इसको हम मनाते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, यूनेस्को संस्था ने इसे मनाने की घोषणा की थी। कब? 1997 में। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में इसको प्रदान किया गया है। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है ये कहाँ पर है, तो ये आर्टिकल या अनुच्छेद 19 में इसका वर्णन है। किसमें? अनुच्छेद 19 में भाई इसका वर्णन दिया गया है। तो 3 मई में हम इसको मनाते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। इसलिए मैंने आपको ये बताया क्योंकि आज हम 5 मई हैं, 5 मई में क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका जो आंसर है वो 3 मई है। ध्यान रखिएगा क्यों मनाया जाता है, ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस आप जानते हैं, जर्नलिज्म जो है समाज की एक सच्चाई को सबके सामने लाया जा सके। एक तरीका से अगर देखा जाए तो पत्रकार या पत्रकारिता को 5वां स्तंभ जो है माना जाता है, 4th स्तंभ, सॉरी, चौथा स्तंभ इसका माना जाता है। समाज का हमारे चौथा स्तंभ इसको कहा गया है, ठीक है। आर्टिकल 19 में आपको ध्यान रखना है कि पत्रकारिता या जर्नलिज्म जिसको हम कहते हैं, इसका आपको स्वतंत्रताएं दी गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाँ तभी गलत हो गया, ठीक है, हाँ सही बात है। हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने कार्बोथर्मल रिएक्शन का इस्तेमाल करके नकली चंद्र मिट्टी से ऑक्सीजन का निर्माण किया है? अब ये कॉन्सेप्ट है क्या, इसको समझिएगा, ये क्या कहना चाहता है। इन्होंने यहाँ पर एक ऐसा माहौल क्रिएट किया कि हम जो है ऐसी मिट्टी पर क्या कर रहे हैं, ऐसी ही मिट्टी पर हम रिसर्च कर रहे हैं जैसी मिट्टी चांद पर होगी, और उस मिट्टी को इन्होंने यहीं पर बनाने का प्रयास किया और उससे इन्होंने ऑक्सीजन का निर्माण किया। ये किसने किया? ये जैक्सा ने किया, यानी कि जापान स्पेस एजेंसी जो है उसके द्वारा किया गया, इसरो के द्वारा किया गया, नासा के द्वारा किया गया, या यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा किया गया। तो ये किसने किया है? ये नासा ने किया है। एक ऐसा माहौल क्रिएट किया है जैसा चांद की मिट्टी से बिल्कुल मिलती जुलती मिट्टी उसको बनाया है, जो वहाँ पर तत्व पाए जाते हैं वो तत्व यहाँ इस मिट्टी में इन्होंने बनाए हैं। तो ये नासा के द्वारा किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आपसे पूछा जा सकता है। और ये एक अमेरिकन क्या है? अमेरिकन स्पेस एजेंसी है नासा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कोई इसमें प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। अगर हम इसरो की बात करें तो इसरो एक भारतीय रिसर्च स्पेस एजेंसी है। जैक्सा की बात करें तो ये जापान की है, ये भी आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर ईएसए की हम बात करें तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसको कहा जाता है। अगर हम देखें जो नासा है, नासा के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है ना, वर्तमान में कौन है, एक बार सभी बच्चे बताने का प्रयास करेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो आज का आपका होमवर्क है, ये सभी चीज़ें आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नासा के बारे में आपको लिखना है, अपने नोट्स में भी उसको लिखिएगा जिससे एक इन्फॉर्मेशन आपके नोट्स में ऐड हो जाए। चलिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने सुप्रीम पहल, ये पदल नहीं ये पहल है भाई, ठीक है ना, सुप्रीम पहल
की शुरुआत की है या को शुरू किया गया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रक्षा मंत्रालय के द्वारा, रेलवे मंत्रालय के द्वारा या कृषि मंत्रालय के द्वारा? किसके द्वारा इसको शुरू किया गया है, जो कि सुप्रीम पहल है? जल्दी से एक बार आप बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, जल्दी से बताएंगे। चलिए, कुछ बच्चों का एग्जाम है, तो जिन बच्चों का एग्जाम है उनसे मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, आपको जो नंबर प्रोवाइड किया गया है, आप उस नंबर पर जो क्वेश्चंस आप याद रख पाते हैं उनको भेजने का प्रयास करेंगे। सभी बच्चे, जिन बच्चों का एग्जाम है वो उनको भेजने का वहाँ पर प्रयास करें, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, ये किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? ये जो सुप्रीम पहल है, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किसके? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किसे ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 कार्बन कटौती के लिए भारत की किस मेट्रो को रजत पुरस्कार दिया गया है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 के लिए कार्बन कटौती के लिए भारत की किस मेट्रो को ये पुरस्कार दिया गया? दिल्ली मेट्रो है, मुंबई मेट्रो है, या चेन्नई मेट्रो है, कलकत्ता मेट्रो है? किस मेट्रो को ये पुरस्कार मिला? जल्दी से एक बार सभी बच्चे बताएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आप जल्दी से कमेंट में सभी बच्चे बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखिएगा, ये चेन्नई मेट्रो को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। किसे? चेन्नई मेट्रो को। अगर हम कलकत्ता मेट्रो की बात करें या कलकत्ता शहर की हम बात करें, तो ये दुनिया का या भारत का ऐसा पहला शहर होगा जहां पर अंडर वाटर मेट्रो चलाई गई है। क्या चलाई गई है? अंडर वाटर मेट्रो यहाँ पर चलाई गई है, ठीक है ना। तो ये एक पहल है कि कार्बन को कैसे कम किया जाए, ठीक है ना, उस पर ये पहल है, ठीक है ना। भारत सरकार की मुहिम है कि लगभग 2070 तक हम क्या होंगे? कार्बन न्यूट्रल देश बन जाएंगे। तो उसी पर ये कार्य जो है अग्रसर है, आगे चल रहा है, किस प्रकार से हम चीज़ों को बंद करना यहाँ पर चाहते हैं। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इस प्रकार इस पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया, और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को गोल्ड मेडल इसमें प्रदान किया गया है। अगर आपसे इस में बात कर ली जाए कि ये जो अभी द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन है, इसने गोल्ड मेडल किसको दिया? तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को गोल्ड मेडल दिया है। जबकि रजत पुरस्कार किसे दिया गया है? चेन्नई मेट्रो को इसमें रजत पुरस्कार मिला है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा दिमासा नेशनल आर्मी किस क्षेत्र से संबंधित है? रिसेंटली न्यूज दिमासा नेशनल आर्मी इज रिलेटेड टू विच फील्ड? नागालैंड से, मिजोरम से, मणिपुर से या असम से? ये दिमासा जो है ये कहाँ से है? ये एक कह सकते हैं कि एक ग्रुप है जो कि अलग एक राज्य की मांग करता है। तो ये एक दिमासा जो नेशनल आर्मी लिबरेशन है, ये असम से संबंधित है। इन्होंने अभी शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ में? असम सरकार के और केंद्र सरकार के साथ में इन्होंने शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये एक कैसा ग्रुप था? ये अलगाववादी आप कह सकते हैं, जो अलग अपने लिए एक राज्य की या एक अपने क्षेत्र की डिमांड करते आए हैं पहले समय से ही। नागालैंड नहीं है भाई, ठीक है ना, असम इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपको बिल्कुल यहाँ पर याद रखना है। दिमासा नेशनल आर्मी ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार से शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए। नामसाई घोषणा पत्र असम व अरुणाचल प्रदेश के मध्य हुआ था। अगर आपके ध्यान हो, पिछले साल 2022 में हमने पढ़ा था कि नामसाई घोषणा पत्र जो है ये किन दो देशों के बीच में प्रदेशों के बीच में शांति स्थापित करने वाला एक घोषणा पत्र है। तो ये नामसाई घोषणा पत्र असम व अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ था, किसको लेकर? ये 123 जो गांव थे, अभी आपने देखा होगा, तो उनसे रिलेटेड ये घोषणा पत्र था, ठीक है। चलिए, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट जल्दी से बताइएगा, वरना बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। हाँ, ये हुआ था,
तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में गोल्डन ग्लोबल रेस 2022 को पूरे करने वाला एशिया का पहला व्यक्ति कौन बना है? तो रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन इन एशिया टू बी कंप्लीट द गोल्डन ग्लोब रेस 2022? अभिलाष टोमी है, अभिषेक श्रीवास्तव हैं, के नारायणन है, या इनमें से कोई नहीं? तो अभिलाष टोमी के द्वारा इस रेस को पूरा किया गया और ये भारत के नहीं पूरे एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं। अब ये रेस है क्या? इस प्रतियोगिता में 3000 मील नाव चलानी पड़ती है और इस नाव, इनकी जो नाव थी उसका नाम बाय नोट है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से समझिएगा। अभिलाष टोमी इनका नाम है। ये जो प्रतियोगिता होती है इसमें 30,000 मील नाव चलानी पड़ती है, नाव प्रतियोगिता है, ठीक है। और ये भारत के साथ साथ मैं कह रहा हूं कि भारत के ही नहीं, ये पूरे एशिया, जो हमारा एशिया महाद्वीप है, एशिया कॉन्टिनेंट है, उसके पहले व्यक्ति बने हैं। तो 30,000 मील का आप मतलब समझ लीजिएगा कि कितनी जो है इसमें दूरी तय करनी पड़ती है नाव के द्वारा। तो ये इन्होंने जीता है और जिस नाव को ये चला रहे थे उसका नाम है बाय नोट। क्या नाम है? बाय नोट उसको नाम दिया गया है। तो ये हमारे लिए एक गर्व की बात है, बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप में भारत के साथ साथ उन्होंने ये कारनामा किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की कौन सी कंपनी बाजार पूंजीकरण के मामले में छठे सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? ठीक है ना। विच कंपनी ऑफ इंडिया हैज बिकम द 6th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी फॉर बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन? SBI है, रिलायंस है, TCS है या ITC है? ठीक है ना। पूंजी बाजार के मामले में ये छठे नंबर की सबसे ज़्यादा कंपनी जो है बड़ी कंपनी बन चुकी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे जो ITC कंपनी है, क्या है? ITC जो कंपनी है इसको छठे स्थान पर रखा गया है, ठीक है ना। छठे स्थान पर इसको रखा गया है। अगर हम ITC की बात करें तो इंपीरियल टबैको कंपनी इसको कहा जाता है, जो विभिन्न उत्पाद बनाती है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अगस्त 1910 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है भाई? कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में इसका मुख्यालय होगा। चेयरपर्सन व प्रबंधक कौन है इसके? संजीव पुरी इसके चेयरपर्सन या प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। तो टबैको ये कंपनी है, एक इंपीरियल टबैको कंपनी, जो कि छठे स्थान पर इसको रखा गया है। ITC का फुल फॉर्म होता है इंपीरियल टबैको कंपनी। ये जो है काफ़ी प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब आप कोई बुक्स वगैरह खरीदते हैं, कॉपी जो नोटबुक होती है उस पर ITC लिखा होता है, तो ये इस तरह की चीज़ें भी बनाती है, ठीक है। एक कंपनी का मतलब सिर्फ यही नहीं कि वो एक चीज़ को टारगेटेड है, वो काफ़ी चीज़ें वहाँ पर कर रही होती है। जैसे टाटा ग्रुप है, जैसे रिलायंस ग्रुप है, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी नहीं कि केवल जो रिलायंस है वो तेल ही बेचता है, तेल का ही शोधन करता है। आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ से रिलेटेड देख सकते हैं। इसी प्रकार से टाटा एक ग्रुप है, वो काफ़ी चीज़ें बनाता है, AC बनाता है, चाय बनाता है, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें सारी वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत का वार्षिक विदेश रेमिटेंस, जिसको प्रक्षेपण कहते हैं, कितने अरब डॉलर पर का पार कर गया है? ठीक है ना। तो ये अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट इंडिया एनुअल फॉरेन रेमिटेंस हैज क्रॉस्ड हाउ मेनी मिलियन डॉलर्स? ये क्या कहना चाहता है? कुछ बच्चे शायद समझ ना पाए हों, तो ध्यान रखना। ये जो लोग वहाँ पर बाहर विदेशों में काम करते हैं, भारत से बाहर काम करते हैं और भारत पैसा भेजते हैं, तो भारत पैसा भेजने के मामले में या बाहर से पैसा भेजने के मामले में जो भारत का एक टर्नओवर रहा है, ये 100 अरब डॉलर को पार कर चुका है। कितना? 100 अरब डॉलर से ज़्यादा पैसे भेजे जा चुके हैं भारत, ये भारत से बाहर जो लोग कार्य कर रहे हैं, ठीक है। ये एक रिपोर्ट है किसकी? ये वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, जिसके अनुसार ये आंकड़े सामने आए हैं। साथ ही साथ अगर RBI के आंकड़ों को देख लिया जाए, RBI इस मामले में क्या कहती है? जो बाहर से चीज़ें, बाहर से जो पैसा भेजा जाता है ना, उसको रेमिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको रेमिटेंस कहा जाता है। तो RBI ने कहा कि 107.5 अरब डॉलर का इस बार हमें क्या मिला है? बाहर से रेमिटेंस मिला है, या टोटल रेमिटेंस हमें कितना मिला है? 107.5 अरब डॉलर हमें रेमिटेंस मिला है, जो कि
पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा इन्होंने बताया है कि अभी तक किसी देश को इतना रेमिटेंस नहीं मिला। ठीक है, हाँ, कुछ दिन पहले ही ये रिपोर्ट आया था, वो भी हम देखेंगे। ठीक है ना, तो ये आरबीआई के आंकड़े हैं। अगर आरबीआई की हम बात करें, आरबीआई हमारा कैसा बैंक है? एक केंद्रीय बैंक है जो सभी बैंकों को रेगुलेट करता है। स्थापना आप सभी जानते हैं 1935 के अधिनियम जो होता है। एफडीआई क्या होता है? एफडीआई क्या है? एफडीआई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि बाहर की जो कंपनियां हैं वो भारत में यहाँ पर निवेश करती हैं, यहाँ पर रहकर कार्य करती हैं। लेकिन रेमिटेंस क्या है? रेमिटेंस वो राशि होती है जब आप बाहर जाते हैं, बाहर विदेश में पैसा कमाते हैं और उसको भारत भेजते हैं, उसको रेमिटेंस बोला जाता है। जबकि एफडीआई क्या है? प्रत्यक्ष निवेश इसको कहा जाता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। जैसा इसका आपने सीधा सिंपल देखा होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले में, तो एफडीआई हम अब से 200 साल 250 साल पहले करते आ रहे हैं। ठीक है ना, उन्होंने भी यहाँ पर एफडीआई शुरू किया था कि भाई हम आप आपके देश में व्यापार करना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है कीजिएगा, बस उससे बदले हमें कुछ टैक्स चाहिए, कुछ रिटर्न चाहिए, आप वो हमें देते रहिएगा। ठीक है, वो बात अलग है कि धीरे धीरे वो प्रशासनिक होती चली गई, उसने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। तो सेम वही चीज़ें हैं कि कंपनी बोलेगी कि हम आपके यहाँ पर व्यापार करना चाहते हैं, परमिशन लेनी होगी, बिना परमिशन के आप नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो सरकार बोलेगी कि आपको उसके बदले हमें टैक्स देना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पुस्तक रिफ्लेक्शन का विमोचन किसने किया है? रिसेंटली हु हैज रिलीज्ड द बुक रिफ्लेक्शन? ये नरेंद्र मोदी है, निर्मला सीतारमण है, अनुराग ठाकुर है या नारायण बाधुल है? ये इसका जो विमोचन किया ये किसके द्वारा किया गया? इसके बारे में थोड़ी जानकारी शायद इसमें नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगा। जो पुस्तक रिफ्लेक्शन है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? जैसा हाँ यूएसए की माना कंपनी जीके आया, बिल्कुल हाँ। जैसा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ? जम्मू कश्मीर में आया था, एमआर कंपनी का। ठीक है, आप उससे समझ सकते हैं इसको, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, चलिए तो रिफ्लेक्शन जो बुक है इसका विमोचन किसने किया? निर्मला सीतारमण ने। लेकिन इसको किसके द्वारा लिखा गया है? नारायण बाधुल के द्वारा इसको लिखा गया है। इसके लेखक हैं नारायण बाधुल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा विमोचन के मामले में। अगर पूछ लिया जाए लिखी किसने है, तो ध्यान रखिएगा ये नारायण बाधुल के द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन। और एमटीएस या एसएससी की अगर हम बात करें तो एसएससी भाई आपसे चाहे एमटीएस का एग्ज़ाम हो, सीपीओ का एग्ज़ाम हो, सीजीएल का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, बुक जरूर पूछता है। ठीक है, जरूर वो बुक से क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम आप तैयार कर रहे हो। हाल ही में किस राज्य को स्वच्छ भारत मिशन के लिए हुडको पुरस्कार 2023 के लिए सम्मानित किया गया है? विच स्टेट हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द हुडको अवार्ड 2022 फॉर द स्वच्छ भारत मिशन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश को स्वच्छ भारत के लिए हुडको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर एक हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट होगा। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, यहाँ के जो मुख्य सचिव एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं तो दुर्गा शंकर मिश्रा हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अपने यूपी से चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे अभी कुछ बच्चे शायद हो सकता है यूपी पीसीएस वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो स्पेशल यूपी आपसे कुछ क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे जाते हैं। एक अलग से ही अब तो सब्जेक्ट वहाँ पर बना दिया गया, वो भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन जो प्री की अगर बात करें तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं जो स्पेशल यूपी से हैं। ठीक है, तो इनको स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये पुरस्कार, जिसको हुडको पुरस्कार हम कहते हैं, से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस विमानन कंपनी ने दिवालिया प्रक्रिया के लिए कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में आवेदन किया है? ध्यान रखिएगा, अगर किसी कंपनी को क्या होता है, लाभ नहीं होता, वो कैपिटल जनरेट नहीं कर पाती, ठीक है ना, उसके बाद कैश में पैसा नहीं आ पाता, या एक तरीका से आप कह सकते हैं कि जितना उसका खर्च है वो उतना भी नहीं निकाल पाती, तो वो दिवालिया होने की अपनी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवेदन कर सकती है। तो यही किया है किसने? गो फर्स्ट कंपनी ने। किसने? गो फर्स्ट कंपनी है, गो फर्स्ट नहीं है, ये गो फर्स्ट है।
ठीक है ना। गो फर्स्ट एक विमानन कंपनी है जिसने ये अभी प्रक्रिया को क्या किया है, अभी पूरा करने के लिए आवेदन किया है कि साहब हम जो है अपना खर्च भी नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए हमें दिवालिया घोषित कर दिया जाए। ठीक है, तो ये किया गया है गो फर्स्ट के द्वारा। अगर हम बात करें गो फर्स्ट की, तो वाडिया एक समूह है, ठीक है ना, वाडिया ग्रुप की ये स्वामित्व वाली कंपनी है गो फर्स्ट। नकदी की किल्लत के कारण इसने क्या किया है, आवेदन किया है कि साहब हम आप जो है हम अपना जो खर्च भी नहीं निकाल पा रहे हैं, इसके लिए हम आवेदन करते हैं। अगर हम गो फर्स्ट के वर्तमान में सीईओ की बात करें तो इनका नाम है कौशिक खोना। वाडिया समूह, ध्यान रखना, ये हमारे भारत का सबसे पुराना व्यापारिक समूह है जिसकी स्थापना 1736 में हुई थी। आप देख सकते हैं कब की हम बात कर रहे हैं। इसके जो संस्थापक थे ये लवजी नुराशवान थे, नुसारवान जी वाडिया थे। क्या थे? लावजी नुसारवान जी वाडिया, ध्यान रखिएगा। और ये बंद कब हुई है? ये बंद कर दी गई है 2023 में। और इसमें वर्तमान में अगर देखा जाए जो वाडिया समूह है, वाडिया समूह के अध्यक्ष कौन है? नुस्ली वाडिया। तो ये 1736 की कंपनी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, 1736। अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी कि जो गो एयर है, गो एयर फर्स्ट कंपनी है ये इसने कब कार्य शुरू किया था? 2005 में इसने अपना उड़ान शुरू की थी, लेकिन बंद कब कर दी गई? 3 मई 2023 में इसने अपने कार्यालय को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया कि अब हम जो है सहन नहीं कर पाएंगे जिस प्रकार की खर्चे चल रहे हैं। ठीक है, तो हम अपना दिवालिया होने का जो फैसला है इसको सुनाते हैं। ठीक है, अभी ट्रिब्यूनल जो है उस पर देखेगा क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में भारत ने किस देश को एक गश्ती पोत तथा एक नौका उपहार में दी है? रिसेंटली इंडिया हैज द गिफ्टेड ए पोर्ट पेट्रोल वेसल एंड पोर्ट बोट टू बी सिक कंट्री। किस देश को हमने एक पोत दिया है, गश्ती पोत जो समुद्र में गश्ती के लिए काफ़ी सहायक होती है, और एक नौका हमने उपहार में दी है, यानी कि अपने जो डिप्लोमेटिक संबंध हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन है, उनको बेहतर करने के लिए हमने ऐसा किया। हमने मंगोलिया को दिया, हमने मालदीव को दिया, जापान को दिया या इंडोनेशिया को दिया। तो हमारा जो पड़ोसी देश है मालदीव, इसको हमने एक गश्ती पोत्र और एक नौका वहां पर उपहार में दी है। एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं, आपको बताना है कि भारत के जो रक्षा मंत्री थे राजनाथ सिंह, इनको एक घोड़ा उपहार में दिया गया था जिसका नाम था तेजस। आप बताएंगे वो किस देश ने दिया था? ठीक है ना, किस देश की ये जब यात्रा पर गए थे उनको इस घोड़े को उपहार में दिया गया था जिसका नाम रखा गया था तेजस। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम मालदीव की बात करें तो यहाँ की राजधानी है भाई माले। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं ये इब्राहिम मोहम्मद सोलेह हैं। यहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं ये मारिया दीदी हैं। दीदी से आप इनको याद रख सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ रक्षा मंत्री क्यों याद रखना है। हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न होता है। अभी हमारे रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह वहाँ की यात्रा पर गए, वहाँ इन्होंने अपने उपहार के रूप में एक गश्ती पोत्र और एक बोट दिया। तो उनके जो समकक्ष थे यानी कि वहाँ के जो रक्षा मंत्री थे उनसे उन्होंने भेंट की, तो इसलिए वो वहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो मारिया दीदी नाम है, भूलना नहीं है। ठीक है, और इनको जो तेजस घोड़ा प्राप्त हुआ था या उपहार में इनको दिया गया था, ये मंगोलिया की यात्रा पर जब गए थे तब इनको दिया गया था। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइएगा, वरना बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आसियान देशों का पहला समुद्री अभ्यास किस महासागर में किया जाएगा? ये भाई समुद्री है। इन विच ओशियन द फर्स्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज ऑफ आसियान कंट्रीज विल बी डन? ये हिंद महासागर में होगा, प्रशांत महासागर में होगा, दक्षिण चीन सागर में होगा, अटलांटिक महासागर में होगा। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आसियान जो कंट्री है इसमें टोटल 10 देश हैं। भारत इसका सदस्य देश नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, लेकिन भारत इस अभ्यास में भाग जरूर लेगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो आयोजन होगा ये दक्षिणी चीन सागर में इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर? दक्षिण चीन सागर में इसका आयोजन किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारे कौन कौन से युद्धपोत इसमें भाग लेंगे? तो INS सतपुड़ा और INS दिल्ली इसमें शामिल होंगे। चागी बंदरगाह जो यहाँ पर है उस पर ये 2 से 4 मई में इसका प्रथम
जो चरण है उसका आयोजन किया जाएगा। भाई ध्यान रखिएगा, अगर हम आसियान की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का ये एक क्या है, एक संगठन है जिसमें टोटल 10 कंट्री हैं। स्थापना इसकी 8 अगस्त 1967 में हुई थी। ठीक है ना, कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 में। जकार्ता में इसका मुख्यालय है, ध्यान रखने का। टोटल 10 कंट्री हैं, 10 कंट्री हैं। भारत जो है इसमें शामिल नहीं है सदस्य देशों में, लेकिन फिर भी भारत की एक प्रकार से देखा जाए तो छवि को देखते हुए ये जो देश है भारत को इसके सम्मेलन में भी इनवाइट करते हैं। एक पर्यवेक्षक के रूप में भी भारत को इनवाइट किया जाता है। जैसे अभी इनका जो पहला क्या है, पहला ये समुद्री अभ्यास है, इससे पहले कोई अभ्यास नहीं हुआ, तो भारत को इसमें भी शामिल किया गया। तो आप देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में भारत की प्रेजेंस क्या है, क्योंकि ये सभी देश मिलकर चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, जो कि दक्षिण चीन सागर पर अपना अधिकार बताता है। तो कहीं ना कहीं इनको भारत की आवश्यकता है, चाहे आप इसको डिप्लोमेटिक देख सकते हैं, आप इसको व्यापारिक रणनीति के अनुसार देख सकते हैं, आप इसको डिफेंस से संबंधित देख सकते हैं, सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, ये 10 देश हैं, इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, इनके जो सचिव हैं इनका नाम जरूर याद रखना, काओ किम होर्न, जो कि कंबोडिया से हैं। कहाँ से हैं? कंबोडिया से हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपसे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखनी होगी। ठीक है, चलिए, तो हमारे जो INS सतपुड़ा और INS दिल्ली हैं ये इसमें शामिल हुए हैं। चलिए, हाल ही में कितने सीयू किसने, भाई ये किसने है, किसने सीयू चयन पोर्टल की शुरुआत की है? हाउ मैनी सीयू सिलेक्शन पोर्टल हैव बीन स्टार्टेड रिसेंटली? तो इसको किसने, इसकी शुरुआत की गई, किसके द्वारा इसको शुरुआत की गई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जो सीयू पोर्टल है ये चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, ये जो शुरू किया गया ये UGC के द्वारा किया गया है। किसके? जो UGC है यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, इसके द्वारा इसको शुरू किया गया। अब इसका महत्व क्या है या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है, आपने देखा होगा अक्सर जितने भी हमारे उच्च शिक्षण संस्थान हैं, ठीक है, जितने भी हमारे उच्च शिक्षण संस्थान है वहाँ पर वैकेंसीज जो निकलती हैं उनकी जानकारी कभी कभी आपको नहीं मिल पाती कि भाई कहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है, प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है, या किसी और पद के लिए वैकेंसीज निकली हैं। तो वहाँ पर इन सभी चीज़ों को एक जगह इन्होंने लाने का प्रयास किया कि एक हम ऐसा प्लेटफॉर्म बताएंगे कि हमारे जितने भी भारत में स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, जहाँ पर भी वैकेंसी निकलेगी उसका डाटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अलग अलग आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसको हमने कहा है CU चयन पोर्टल। नाम याद रखना क्या है, CU चयन पोर्टल इसको नाम दिया गया है। सारी इंफॉर्मेशन इससे संबंधित आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, कोई भी कहीं भी अपने भारत में, चाहे वो पश्चिम बंगाल का कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज हो, चाहे यूपी का कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज हो, जहाँ पर भी वैकेंसी निकलती हैं तो वो सारी अपडेटेड चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। नेक्स्ट आप ध्यान रखिएगा, अगर हम UGC की बात करें तो 28 दिसंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है भाई नई दिल्ली में है। M जगदीश कुमार इसके क्या हैं? चेयरपर्सन वर्तमान में इसके M जगदीश कुमार हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ने सरकारी दफ्तरों की समय सीमा को बदलकर सुबह 7:30 से कब तक सुनाने की घोषणा की है या कब तक खोलने की इन्होंने घोषणा की है? रिसेंटली विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज change the timing limit of government office to open from 7:30 AM till when, यानी कि कब से कब तक इन्होंने कहा। और इन्होंने इसका 2 रीज़न दिए। इन्होंने इसका एक पहला रीज़न ये दिया कि जैसे गर्मी बढ़ेगी, जैसे तापमान इंक्रीज होगा, उसमें हमें बिजली की आवश्यकता ज़्यादा होगी। पहला इन्होंने रीज़न ये दिया कि बिजली की खपत को हम कम करेंगे, ठीक है ना, तो उससे हमें जो है टाइमिंग अपने चेंज करने पड़े। इन्होंने किया है इसको कब से कब तक ये किया है, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, आप समझिएगा, ठीक है। ये 2 बजे तक इन्होंने किया है। और किसने किया है? ये पंजाब सरकार के द्वारा किया गया। किसके? पंजाब सरकार ने इसको घोषित किया है, घोषणा की है। लेकिन इसमें 2 चीज़ें हैं, जो सरकारी अस्पताल हैं वो इसकी
अंडर नहीं आएंगे, यानी कि वो 2 बजे तक नहीं खुलेंगे। सरकारी सेवाओं में अगर देखा जाए, जो भी अस्पताल होंगे, सरकारी अस्पताल हैं या जो भी इस प्रकार की जन सुविधाएं हैं, उसको इसमें नहीं रखा गया है। ये सरकारी दफ्तर जो अन्य दफ्तर होते हैं उनको 2 बजे तक इन्होंने रखने की घोषणा वहां पर की है कि 7:30 बजे आप आइए अर्ली मॉर्निंग और 2 बजे अपना काम समाप्त कीजिएगा और चले जाइएगा। सुबह 7:28 का टाइम दिया है कि आप 7:28 पर 2 मिनट पहले अपने ऑफिस में जाएं। किसने? भगवत मान ने, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो पंजाब इसका राइट आंसर होगा भाई। और ये 7:30 से 2 बजे तक की इन्होंने टाइमिंग रखी है कि आप सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग आएँ, अपना जो भी काम है उसको समाप्त करें और 2 बजे के बाद आप चले जाएं। बचे हुए समय में आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक टाइमिंग यहाँ पर रखी गई है। चलिए, तो ये था आज का आपका सेशन। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता आप उसको कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे ज़रूर लिखें। ठीक है ना। कोई और आपको लगता है कि जानकारी हमें चाहिए या वीडियो उस तरह की चाहिए तो आप उसको भी लिख सकते हैं।